वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 218 मिला। पुनरपि भेदो द्विधा, विचार चल रहा है अभाव का। अभाव के 4 भेद बताए हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। अब अन्योन्या भाव के बारे में चर्चा चल रही है, कुछ विवेचन हुआ है। अब उसी अन्योन्या भाव का अलग तरह से 2 भेद बता रहे हैं। अन्योन्या भाव का ही अर्थ होता है भेद। तो पंक्ति आ रही है, पुनरपि भेद द्विधा। ठीक है, तो अन्य प्रकार से विभाग कर रहे भेद का। तो कौन है 2 प्रकार फिर वो? तो बता रहे हैं, सोपाधिको निरुपाधिकश्चेति, सोपाधिक भेद और दूसरा है निरुपाधिक भेद। ठीक है, तो किसको कहेंगे सोपाधिक भेद और किसको कहेंगे निरुपाधिक भेद? तो आ रही है पंक्ति, तत्र मिला। वो तो पंक्ति आ रही आगे की, तत्र उपाधि इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, सोपाधिक निरुपाधिक भेदयोः, सोपाधिक निरुपाधिक भेदयोः लक्षणम आह। लक्षणम आह तत्र इति। ठीक है जी, चलिए। सोपाधिक और निरुपाधिक भेद का लक्षण कर रहे हैं तत्र इत्यादि पंक्ति से मिला। देखो भाई, तत्र उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वं सोपाधिकत्वं, ये सोपाधिक भेद का लक्षण हुआ है कि नहीं। और आगे तच्छून्यत्वं निरुपाधिकत्वं, ये निरुपाधिक भेद का लक्षण हुआ। तो कैसा, थोड़ा स्पष्टीकरण करेंगे। तो वाक्य के आरंभ में पद आया है तत्र। तत्र का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर तयोः सोपाधिक निरुपाधिकयोः मध्ये, सोपाधिक निरुपाधिकयोः मध्ये। ठीक है ना। सोपाधिक और निरुपाधिक भेद के बीच में पहले सोपाधिक भेद का लक्षण कर रहे हैं। तो उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम, उपाधि सत्ता की, उपाधि की सत्ता व्यापक, अब उससे व्याप्य सत्ता वाला जो, उसको कहेंगे, उस भेद को कहेंगे क्या? सोपाधिक भेद। ठीक है, ये जो पद आया है उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम सोपाधिकत्वम, तो उसका थोड़ा विग्रह कर लेंगे। लक्ष्य है सोपाधिकत्व और उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व, ये लक्षण हुआ। उस लक्षण का विग्रह लिखिए, उपाधि सत्ता व्याप्या, उपाधि सत्ता व्याप्या सत्ता, सत्ता यस्य भेदस्य, यस्य भेदस्य स भेदः सः भेदः उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकः, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकः तत्वम् इत्यर्थः। हो गया जी। देखिए, तो उपाधि सत्ता व्याप्या सत्ता, उपाधि सत्ता की, उपाधि की जो सत्ता है उससे व्याप्य है सत्ता जिस भेद की, उस भेद को कहेंगे क्या? उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता का तत्व, अर्थात
उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वम, ये बन गया क्या? सोपाधिक भेद का लक्षण। फिर निरुपाधिक भेद का क्या लक्षण बनेगा? तो आगे में दिया है मूल में, तच्छून्यत्वम निरुपाधिकत्वम मिला। तच्छून्यत्वम, तच्छून्यत्वम मतलब क्या? लिखिए, तच्छून्यत्वम बराबर उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व अत्यंताभाववत्वम। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व अत्यंताभाववत्वम निरुपाधिक भेदवत्वम। निरुपाधिक भेदवत्वम किंवा निरुपाधिकत्वम, निरुपाधिक भेद का ही लक्षण होगा। क्या? उपाधि सत्ता के सत्ता से व्याप्य सत्ताकत्व का अत्यंत अभाव। तो सोपाधि क्यों विरोधी हुआ कि नहीं? उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व, ये किसका लक्षण है? सोपाधिक का। और उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व का अत्यंत अभाव क्या हो जाएगा? निरुपाधिक हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे उदाहरण बताओ भाई। तो उदाहरण बताए बिना स्पष्टीकरण नहीं होगा, तो दे रहे आइए। तत्र आद्य यथा मिला। तत्र तत्र तयो, हाँ तयो मतलब उन दोनों के बीच में। आद्य आद्य सोपाधिक, सोपाधिक भेद का उदाहरण दे रहे। फिर तत्र आद्य यथा एकस्य एव आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः, है कि नहीं? वस्तुतः देखा जाए तो आकाश कितना है? एक ही है, किंतु एक होता हुआ भी घटादि उपाधि के भेद से भेद होता है कि नहीं? घटोपहित आकाश, पटोपहित आकाश, इस प्रकार के भेद से, उपाधि से भेद हो जाता है। एकस्य एव आकाशस्य घटादि उपाधि भेदेन भेदः। यहाँ पर कैसा यह भेद उपाधि सत्ता के, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता वाला है? तो इस पर लिखते हैं एक टिप्पणी। भेद शब्द आया ना, घटादि उपाधि भेद, उसमें घटाएंगे लक्षण को, तो लिखेंगे थोड़ा सा। अयम भेदः, अयम भेदः सोपाधिकः। अयम भेद सोपाधिक अर्धविराम। उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वात्, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्वात्। पूर्ण विराम। तथा ही यावद ही आकाशादि भेद सत्ता, आकाशादि भेद सत्ता तावत् घटादि उपाधि सत्ता, घटादि उपाधि सत्ता इति भेद सत्ता, भेद सत्ता घटादि उपाधि सत्ता व्याप्या, घटादि उपाधि सत्ता व्याप्या अर्धविराम। घटादि उपाधि सत्ता तु, घटादि उपाधि सत्ता तो व्यापिका, व्यापिका अर्धविराम। उपाधि निवृत्तो
उपाधि निवृत्तो भेदस्यापि निवृत्तेः भेदस्यापि निवृत्तेः तस्मात् अयं भेदः सोपाधिकः इति भावः। सोपाधिकः इति भावः। ठीक। तो ये जो भेद है घटादि उपाधिकृत भेद आकाश का, वो सोपाधिक भेद है। कैसे, उस बात को समझा रहे हैं। अयम भेद मतलब घटादि भेद है कि नहीं, आकाश घटादि उपाधि के द्वारा आकाशादि का भेद, ये लेना सोपाधिक है वो। कैसे, क्यों, उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ता वाला होने से। अब उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यावद ही आकाशादि भेद सत्ता तावत घटादि उपाधि सत्ता है कि नहीं। घटादि उपाधि की सत्ता ये दो है यहाँ पर। आकाशादि की भेद की सत्ता कब तक रहती है, जब तक घटादि उपाधि की सत्ता रहती है। तो किसके ऊपर कौन अवलंबन है, घटादि उपाधि सत्ता पर, उपाधि की सत्ता पर आधारित है कौन, भेद की सत्ता। तो यावत जब तक आकाशादि भेद की सत्ता है, यत्र यत्र आकाशादि भेद तत्र तत्र घटादि उपाधि की सत्ता। तो व्याप्य हुआ कौन, भेद, और व्यापक हुआ कौन, उपाधि की सत्ता। तो उपाधि सत्ता से व्याप्य हुआ कौन, भेद की सत्ता। लगा पंक्ति, चलिए। यावद आकाशादि भेद सत्ता तावत घटादि उपाधि सत्ता इति, इस प्रकार से, इस व्याप्ति से भेद सत्ता कैसी बनी, घटादि उपाधि सत्ता व्याप्य। भेद की जो सत्ता है वो कैसी हुई, घटादि उपाधि सत्ता से व्याप्य हुई। और व्यापक कौन हुई फिर, घटादि उपाधि की सत्ता, उपाधि की सत्ता व्यापक और घटादि भेद की सत्ता व्याप्य। ठीक है ना, व्याप्य कौन, घटादि भेद की सत्ता, और व्यापक कौन, घटादि उपाधि की सत्ता। और व्यापक की निवृत्ति होने पर व्याप्य की निवृत्ति होती है। व्यापक कौन है यहाँ पर, उपाधि की सत्ता। उपाधि की सत्ता जब निवृत्त हो जाती है, घट फूट जाता है, टूट जाता है, तब भेद रहता है क्या, घटोपैत आकाश ऐसा भेद नहीं रहता है ना। व्यापक की निवृत्ति से व्याप्य निवृत्त हुआ। इसका मतलब उपाधि की सत्ता व्यापक हुई और उससे व्याप्य हुई कौन, भेद की सत्ता। अतः यह भेद कैसा हुआ, व्याप्य सत्ता वाला होने के कारण सोपाधिक हुआ। लगा पंक्ति, चलिए। घटादि उपाधि सत्ता तो व्यापिका, क्यों, उपाधि निवृत्तो भेदस्यापि निवृत्ति। उपाधि निवृत्ति हुई, निवृत्त हो गई तो भेद की भी निवृत्ति हो जाती है। तस्मात्, इसलिए अयम भेद सोपाधिक, ये भेद कैसा हुआ, सोपाधिक हुआ। होगा कि नहीं, आगे चलिए। और उदाहरण, यथा वा एकस्यैव सूर्यस्य जल भाजन भेदेन भेदः। सूर्य कितने हैं, एक ही है, किंतु सूर्य प्रकाश के नीचे 50 पात्र रख दिए, उसमें पानी भर दिया और सब में प्रतिबिंब हो रहा है। तो एक सूर्य है क्या, बहुत सूर्य है। अब बहुत सूर्य दिखाई दे रहे हैं उपाधि के कारण, किंतु वो जो भेद दिखाई दे रहा है वो किसके कारण, उपाधि के कारण, है कि नहीं। तो उपाधि नहीं थी, एक ही सूर्य था। तो उपाधि की सत्ता आ गई तो भेद की सत्ता आ गई। तो भेद की सत्ता और जल पात्रों की सत्ता मतलब उपाधि की सत्ता। यहाँ पर भी व्याप्य कौन और व्यापक कौन, तो व्याप्य कौन हुआ, भेद की सत्ता। व्यापक कौन हुई, उपाधि की सत्ता। व्यापक की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं, उपाधि की निवृत्ति हो जाती है तो व्याप्य की भी क्या होती है, निवृत्ति होती है, भेद नहीं रहता है। लगा, चलिए। यथा वा एकस्यैव सूर्यस्य जल भाजन भेदेन भेद तथा च, और बता रहे अब सिद्धांत का उदाहरण, एकस्यैव ब्रह्मणः अंतकरण भेदात् भेदः। वस्तुतः ब्रह्म कितने हैं, एक ही है, तो भी भिन्न भिन्न प्रतीत हो रहे कि नहीं, जीव के रूप में। क्यों, उपाधि लग गई। कौन उपाधि, अंतकरण की उपाधि। यहाँ पर ब्रह्म में भेद प्रतीत हो रहा है जीव के रूप में, भेद हुआ, और उस भेद के लिए कारण कौन, उपाधि हुई।
अंतकरणादि उपाधियों की सत्ता। यहाँ पर व्याप्य और व्यापक, व्याप्य कौन है? भेद की सत्ता, और व्यापक कौन है? उपाधि की सत्ता। अंतकरणादि उपाधि निवृत्त हो जाती है तब भेद रहता नहीं है। लगे भेद प्रतीत हो रहा है तो जरूर समझ लेना चाहिए अंतकरणादि उपाधि लगी हुई है, ठीक है ना। तो जहाँ भेद है वह उपाधि है अंतकरणादि, किंतु उसका उल्टा नहीं कर सकते कि जहाँ जहाँ अंतकरण है वहाँ पर भेद है ही करके, क्योंकि अंतकरण व्यापक है, वह उपाधि व्यापक है, उपाधि की सत्ता, भेद व्याप्य है। जीवन मुक्त महात्मा का अंतकरण तो है किंतु भेद नहीं है, और सामान्य लोगों में जहाँ भेद है वहाँ अंतकरण की उपाधि सत्ता जरूर है। लग गया कि नहीं? तो ये जो जीव ब्रह्म का भेद या जीव जीव का भेद, यह भेद भी कैसा हुआ भाई? सोपाधिक भेद हुआ। क्यों कि उपाधि सत्ता की व्याप्य सत्ता वाला यह भेद होने के कारण, ठीक है। पंक्ति चलिए, तथा च एकस्यैव ब्रह्मण अंतकरण भेदात् भेद। लग गया? तो ये इस पर एक वाक्य लिखते, फिर अंतकरण भेदात् भेद आया ना, ब्रह्मण एकत्वे अपि ब्रह्मण एकत्वे अपि तदुपादेः अंतकरणस्य भेदात् ब्रह्मणः भेदः अस्ति। पूर्णविराम। यावत् अंतकरणं तावत् एव अस्य भेदस्य स्थितिः। पूर्णविराम। निवृत्ते तु अंतःकरणे तस्यापि भेदस्य निवृत्ति इति सोपाधिकः एव भेदः। सोपाधिकः एव भेदः इति भावः। हो गया जी? अर्थ देखिए भाई, ब्रह्मण एकत्वे भी, ब्रह्म क्या है? एक है, तो भी उपाधि जो अंतकरण उसके भेद के कारण ब्रह्म में भेद प्रतीत हो रहा है। तो यावद अंतकरणम, जब तक अंतकरण है तावदेव अस्य भेदस्य स्थिति। निवृत्ति तो अंतकरणे, जब अंतकरण निवृत्त हो जाता है तो तस्य भेद अपि भेदस्य निवृत्ति, भेद की भी क्या हो जाती है? निवृत्ति। इति, इसलिए यह जो ब्रह्म का भेद है, ब्रह्म में प्रतीत होने वाला भेद है, वो भी सोपाधिक है। सोपाधिक एव भेदः इति भाव। लग गया पंक्ति? चलिए आगे मूल में सोपाधिक भेद का विवेचन हुआ। अब निरुपाधिक भेद का उदाहरण दे रहे। निरुपाधिक भेद यथा घटे पट भेद, ठीक है ना जी। घट में क्या? पट का भेद, वो कैसा है? निरुपाधिक है, ठीक है ना। कैसे लिखते उस पर एक वाक्य, घट पटयो भेद तो घटपटयो भेद तो न सोपाधिकः अर्धविराम तयोः उपाधि विरहेण उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व अभावात्
सत्ताकत्वाभावात् अर्धविराम किंतु निरुपाधिक भेद इति भाव। हो गया अर्थ देखिए भाई। घट पट यो भेद, घट और पट का भेद जो है वह न सोपाधिक उपाधि स्फुट नहीं है। क्यों? तो यह उपाधि नहीं रहने, उनके लिए कोई उपाधि नहीं है और उपाधि न होने के कारण उपाधि सत्ता व्याप्य सत्ताकत्व है कि उसमें उपाधि ही नहीं है। तो उपाधि व्याप्य सत्ताकत्व यदि रहता तो उसको भी हम मानते क्या सोपाधि कही करके, किंतु उपाधि व्याप्य सत्ताकत्व का उपाधि व्याप्य सत्ताकत्व अभाव, उपाधि व्याप्य सत्ता वाला वो नहीं है, इसलिए सोपाधिक नहीं है, किंतु निरुपाधिक, किंतु निरुपाधिक भेद इति भाव। लग गया जी। चलिए मूल में निरुपाधिक भेदो यथा घटे पट भेद इति। आगे न च ब्रह्मणि प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैत विरोध। ठीक है। अब पूर्व पक्षी कुछ आक्षेप मन में रखा है पूर्व पक्षी ने, फिर उसका उत्तर दे रहे ब्रह्मणि प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैत विरोध न, कोई विरोध नहीं है। तो न च इत्यादि जो पंक्ति आई है उसके पूर्व में लिखिए थोड़ा सा, और उत्तर नहीं करते हुए ननो निरुपाधिक भेदस्य निरुपाधिक भेदस्य अधिकरण नाशात् नाशांगिकारे आगे ब्रह्मणि वर्तमानस्य निरुपाधिक प्रपंच भेदस्य नाशः न स्यात्, अर्धविराम। तदधिकरणस्य ब्रह्मणः अनाशात् पूर्ण विराम इष्टापत्तौ अद्वैत हानि, अर्धविराम। सत्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य प्रपंच भेदस्य विद्यमानत्वात् इति आशंक्य निराकरोति न च इति। हो गया। देखो थोड़ा अर्थ देखते हैं। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्या कि न च निरुपाधिक ननु निरुपाधिक टिप्पणी में निरुपाधिक भेदस्य अधिकरण नाशात् नाशांगिकारे, निरुपाधिक भेद जो होता है उसके अधिकरण का नाश होने पर नाश हो जाता है, ऐसा माना गया है। जैसे घट में पट का भेद है कि नहीं, तो कहाँ है वो पट का भेद? घट में। अब घट नष्ट हुआ तो भेद रहा क्या? नहीं रहा, एकमात्र पट ही बचा। तो निरुपाधिक भेद के बारे में क्या सिद्ध हुआ? अधिकरण के नाश से भेद का नाश। और यदि ऐसा अंगीकार करते हो सिद्धांति लोग तुम, तो क्या दिक्कत आएगी? बता रहे हैं ननु निरुपाधिक वेदस्य अधिकरण नाशात् नाशांगिकारे नाश मानोगे तो ब्रह्मणि वर्तमानस्य निरुपाधिक प्रपंच वेदस्य नाश न स्यात्,
ब्रह्म में विद्यमान है भेद, किसका? प्रपंच का। और प्रपंच का जो ब्रह्म में भेद, वो निरुपाधिक है। ब्रह्म का जो आपस में भेद है, ब्रह्म ये जीव के रूप में या ईश्वर जीव के रूप में, वो तो भेद कैसा है? सोपाधिक है। किंतु ब्रह्म में जो प्रपंच का भेद, वो कैसा है? निरुपाधिक है कि नहीं? फिर उसका नाश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस भेद का अधिकरण कौन है? ब्रह्म। और ब्रह्म कैसा वस्तु है? नित्य है। अधिकरण का नाश होगा तब निरुपाधिक भेद का नाश होता है, या अधिकरण ब्रह्म है, उसका नाश होता ही नहीं है। तब उस पर रहने वाले निरुपाधिक भेद, जो प्रपंच का भेद, उसकी निवृत्ति नहीं होगी। इतना लगा? आगे देखिए। नाशांगिकारे ब्रह्मणि वर्तमानस्य निरुपाधिक प्रपंच भेदस्य नाशनस्य। क्यों? तद अधिकरणस्य ब्रह्मण अनाशात। उस भेद का अधिकरण जो ब्रह्म, उसका नाश होता ही नहीं है, तो फिर भेद का भी नाश नहीं होगा। ठीक? तो कदाचित सिद्धांति हे सिद्धांति तुम बोलोगे इष्टापत्ति, कोई बात नहीं, फिर बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म में क्या? प्रपंच का निरुपाधिक भेद है, और अधिकरण ब्रह्म का नाश न होने का नाश नहीं होता है, फिर उस भेद का मान लेंगे। ब्रह्म में जो विद्यमान प्रपंच का निरुपाधिक भेद है, उसका नाश होता नहीं। यदि इस बात को स्वीकार करते हैं कौन? सिद्धांत। इष्टापत्तो, तब क्या होगा? बता रहे इष्टापत्तो अद्वैत हानि, तो अद्वैत की हानि हो जाएगी। क्योंकि दो चीज हो गई यहाँ पर, कौन कौन? एक ब्रह्म और दूसरा प्रपंच का ब्रह्म में भेद। दो पदार्थ हुए, कौन कौन? एक ब्रह्म और दूसरा ब्रह्म में प्रपंच का भेद, क्योंकि उसका नाश नहीं मान रहे, मतलब वो भी नित्य हुआ कि नहीं? तो दो हुई, फिर ब्रह्म और भेद, तो अद्वैत की हानि हो जाएगी। इष्टापत्तौ अद्वैत हानि लग गया। क्यों? कि सत्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य प्रपंच भेदस्य विद्यमानत्व। ब्रह्म जैसा सत्य है, उस प्रकार ब्रह्म को छोड़कर और भी एक सत्य आपको मिल गया, कौन? प्रपंच का भेद। क्योंकि उसकी निवृत्ति तो तब होगी, अधिकरण की नाश होगा, क्योंकि निरुपाधिक भेद है, और अधिकरण ब्रह्म है, उसका नाश तो होगा नहीं, और नाश नहीं होगा तो भेद नित्य मानना पड़ेगा, सत्य मानना पड़ेगा। तो दो सत्य हुए, एक ब्रह्म, दूसरा प्रपंच का भेद, तो दो सत्य हुए। मतलब क्या हुई? फिर अद्वैत की हानि। सत्यस्य ब्रह्मातिरिक्तस्य प्रपंच भेदस्य विद्यमानत्वात् इति आशंक्य। ऐसी कोई शंका करते हैं तो उसका उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। मिला? मूल में देखिए, न च ब्रह्मणि अपि प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैतानि। ब्रह्मणि अपि प्रपंच भेद अभ्युपगमे अद्वैत विरोध न। अद्वैत के लिए कोई विरोध नहीं है। मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में प्रपंच का भेद मान भी लेंगे तो भी अद्वैत का विरोध नहीं है। बोलेंगे कैसे विरोध नहीं है? ब्रह्म एक हुआ, भेद एक हुआ, दो हो ही गए ना। तो उसका उत्तर दे रहे तात्विक भेदादेहे अनभ्युपगमे न। मिला? तो उत्तर दे रहे क्या? अरे भाई, प्रपंच का जो भेद है ब्रह्म में, वो तात्विक थोड़ी है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है, अतः अद्वैत की हानि नहीं होगी, अद्वैत का विरोध नहीं होगा। तो बोलेंगे वास्तविक नहीं, तो फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी? क्योंकि निरुपाधिक भेद की निवृत्ति कब होती है? जब उसके अधिकरण का नाश होता है। या अधिकरण कौन है? ब्रह्म, उसका तो नाश होगा नहीं। और नाश नहीं होता है जिस चीज का, उसको क्या मानते हैं? नित्य, अर्थात सत्य। तो सत्य तो हो ही गया। कैसे कह रहे हो आप कि ब्रह्म में विद्यमान प्रपंच का भेद तात्विक नहीं है करके? केवल कहने मात्र से हो जाएगा क्या? तात्विक मतलब वास्तव तो मानना ही पड़ेगा आपको। और तात्विक भेद मानेंगे, सत्य भेद मानेंगे तो क्या होगी? अद्वैत की हानि। देखिए पंक्ति, तात्विक भेदादेहे अनभ्युपगमेन, मतलब तात्विक भेद का स्वीकार किया नहीं है। क्यों स्वीकार नहीं करते हैं तात्विक भेद का? फिर तात्विक भेद मानने की जरूरत नहीं, वो वास्तव सत्य भेद मानने की जरूरत नहीं है, सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। कैसे? वो आगे आ रहा है। उसके पहले इस पर एक वाक्य लिखिए, तात्विक भेदादे अनभ्युपगमेन। इस पर देखिए, तात्विक बराबर पारमार्थिक। पारमार्थिक अर्धविराम भेदमात्रस्य अविद्यकत्वात्
न भेदः तात्विकः। न भेदः तात्विकः। लग गया जी? तात्विक शब्द का अर्थ होता है पारमार्थिक, और भेद मात्र से जितना भी भेद है वो कैसा है? अविद्या का कार्य है, अतः उसको तात्विक नहीं मान सकते। किंतु अभी इसका कैसा करेंगे? निवृत्ति कैसी मानेंगे? फिर तात्विक नहीं है तो प्रश्न होगा कि नहीं? और निवृत्ति नहीं मानना है तो उस भेद में अतात्विकत्व सिद्ध कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे पंक्ति। तात्विक भेदादे अनभ्युपगमेन वियदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात्। मिला? जैसे वियदादि प्रपंच अद्वैत का घातक है क्या? मतलब अद्वैत का नाश करने वाला है क्या? नहीं। उस प्रकार अतात्विक भेद होने के कारण वह प्रपंच का भेद भी ब्रह्म में अद्वैत की हानि नहीं करेगा, ये कहना। क्या लिखा है? वेदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात् आएगा नहीं? अव्याघातकत्वात् का अर्थ लिखिए अनाशकत्वात्। अद्वैत का नाशक नहीं है वो। अनाशकत्वात्। और यहाँ एक और पद आया है वेदादिवत, उस पर लिखते एक वाक्य। यथा वियदादीनाम, यथा वियदादीनाम अतात्विकत्वात्, अतात्विकत्वात् न अद्वैत हानि, न अद्वैत हानि अर्धविराम। तद्वत् भेदस्य अपि, भेदस्य अपि अतात्विकत्वात्, अतात्विकत्वात् निवृत्तेः, निवृत्तेः अर्धविराम न अद्वैत हानि इति भावः। न अद्वैत हानि इति भाव। लग गया? देखो भैया, तो यथा वेदादि नाम अतात्विकत्व, जैसे वेदादि आकाश आदि प्रपंच कैसा है? अतात्विक, वास्तव नहीं है, अतात्विकत्व। जैसे उससे उसके कारण, आकाश आदि प्रपंच के कारण अद्वैत की हानि नहीं होती है। यथा वेदादि नाम अतात्विकत्वात् न अद्वैत हानि, तद्वत् उस प्रकार भेदस्य अपि, आकाशादि भेद ही, आकाशादि प्रपंच ही अतात्विक है, तो उसका भेद कहाँ से तात्विक होगा? तो भेद भी कैसा हुआ? भेद अतात्विक। तद्वत् भेदस्य अपि अतात्विकत्वात् निवृत्ते, निवृत्त हो जाता है, कल्पित वस्तु अधिष्ठान के ध्यान से निवृत्त हो जाती है। इसलिए न अद्वैत हानि, इसलिए उस भेद के कारण अद्वैत की हानि नहीं है। पंक्ति देखिए, तात्विक भेदादे अनभ्युपगमेन, तात्विक भेद नहीं माना हुआ कि नहीं माना है, इसलिए वेदादिवत अद्वैत अव्याघातकत्वात्, अद्वैत का वो नाशक नहीं है। क्यों? तो प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकार। प्रपंच ही कल्पित है, कहा? ब्रह्म में। तो प्रपंच ही कल्पित है, तो प्रपंच का भेद, प्रपंच प्रतियोगिक भेद कहाँ से वास्तव होगा? अर्थात वास्तव नहीं है। वही कह रहे, प्रपंचस्य अद्वैते मिला ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारा है कि यदि प्रपंच को सत्य माना होता तो सत्य प्रपंच का भेद भी क्या हो जाता? सत्य हो जाता। किंतु प्रपंच ही क्या है? कल्पित है। तो ये जो पंक्ति आई है प्रपंचस्य अद्वैते, मिला ना? उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य, न प्रपंचस्य, ननो प्रपंचस्य कल्पितत्वे, कल्पितत्वे तत्प्रतियोगिक भेदस्य, तत्प्रतियोगिक भेदस्य कल्पितत्वं भवेत्।
कल्पितत्वं भवेत् पूर्ण विराम। प्रपंचः तु नैव कल्पितः, नैव कल्पितः अर्धविराम। तत्कथं प्रपंच प्रतियोगिक भेदस्य, प्रपंच प्रतियोगिक भेदस्य कल्पितत्वम् इति अतः आह, इति अतः आह प्रपंचस्य इत्यादि। ठीक है, देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी बोल रहा है। पूर्व पक्षी कहेगा कि भाई प्रपंच यदि कल्पित होता तो तत्प्रतियोगिक भेद, प्रपंच प्रतियोगिक भेद भी कल्पित होता, किंतु प्रपंच क्या नहीं है, कल्पित नहीं है। तो अब प्रपंच प्रतियोगिक भेद कैसा कल्पित होगा, ऐसा शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दिया है किस पंक्ति से, प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारा। प्रपंच को हम अद्वैत ब्रह्म में क्या मानते हैं, कल्पित। तुम भले पूर्व पक्षी प्रपंच को सत्य मान रहे हो, इसलिए तुमको ऐसी शंका होना स्वाभाविक है, किंतु हमारी दृष्टि से तो प्रपंच कैसा है, ब्रह्म में कल्पित है, अतः उसका भेद भी कल्पित है। प्रपंचस्य अद्वैते ब्रह्मणि कल्पितत्व अंगीकारा। कल्पितत्व शब्द आया, कल्पितत्व मतलब क्या, लिखिए अविद्या कल्पितत्व, अविद्या से कल्पित। अंगीकारा लग गया जी, इसका मतलब प्रपंच कल्पित सिद्ध हुआ ना। आगे चलिए, तदुक्तम सुरेश्वराचार्य। तो प्रपंच अज्ञान कल्पित है, इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण दे रहे सुरेश्वराचार्य जी का। देखो भाई, तद उत्तम सुरेश्वराचार्य, तद उत्तम, तद क्या, तद शब्द का अर्थ लिखिए, प्रपंचस्य अज्ञान कल्पितत्वम्, प्रपंचस्य अज्ञान कल्पितत्वम्। ठीक है, प्रपंच अज्ञान से कल्पित है, इस बात को उत्तम कहा है किसने, सुरेश्वराचार्य। तत् सुरेश्वराचार्य उत्तम, उस बात को सुरेश्वराचार्य ने कहा है। किस बात को, प्रपंच अज्ञान कल्पित है, इस बात को। तो वहां का श्लोक दे रहे सुरेश्वराचार्य जी महाराज का, अक्षमा भवतः केयम साधकत्व प्रकल्पने किन्न पश्यसि संसारम तत्रैवाज्ञान कल्पितम्। यह श्लोक है, पदच्छेद। अक्षमा भवतः का इयम साधकत्व प्रकल्पने किम न पश्यसि संसारम तत्रैव अज्ञान कल्पितम्। ठीक, अन्वय, साधकत्व प्रकल्पने भवतः इयं अक्षमा का, अक्षमा का लग गया जी, नीचे आइए। तत्र एव अज्ञान कल्पितम्, पीछे संसार न पश्यसि किम, न पश्यसि किम, लग गया जी। चलिए भाई, तो सुरेश्वराचार्य महाराज कह रहे किसी को, अरे भाई ब्रह्म में साधकत्व की कल्पना करते हम लोग, वो आपको सहा नहीं जा रहा है, असह्य हो रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है। ब्रह्म में कैसा साधकत्व, कैसा जगत कारणत्व है कि नहीं, बहुत दिक्कत लग रही है। किंतु इतना बड़ा सब आकाश आदि प्रपंच अज्ञान के द्वारा कल्पित कहाँ है, फिर ब्रह्म में नहीं तो कहाँ है, उसको नहीं तुम देख सकते हो क्या। तो जैसे अज्ञान कल्पित समस्त प्रपंच ब्रह्म में कल्पित है, उस प्रकार साधकत्व इत्यादि भी, जगत कारणत्व इत्यादि भी ब्रह्म में क्या है, कल्पित है। अर्थात अज्ञान कल्पित है प्रपंच।
यह बात कही है सुरेश्वराचार्य महाराज ने। पंक्ति को देखिए, साधकत्व प्रकल्पने, उसका अर्थ लिखिए, ब्रह्मण जगत हेतुत्वादि कल्पने, ब्रह्मण जगत हेतुत्वादि कल्पने, हो गया ना? क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म जगत का कारण है, या ब्रह्म में मुक्षु है, जगत की कारणता है, श्रवण मनन या सब कुछ ब्रह्म में हो रहा है, ये सब बात कल्पने। भवत मूल में भवत इयम अक्षमा का, अक्षमा, अक्षमा शब्द का तरीके, अक्षमा बराबर असहिष्णुता बराबर असह्यता, असह्यता, ठीक है जी, मतलब सहन न होना, उचित न लगना, बहुत बुरा लगना, ठीक है ना जी। देखिए, तो साधकत्व कल्पने आपको भवतः, आपको इयम अक्षमा का, ये उचित नहीं लग रहा है, सहा नहीं जा रहा है, क्यों? तो उसको बता रहे, फिर जिसको सहा नहीं जा रहा है उसके लिए बता रहे, तत्र एव अज्ञान कल्पितम, तत्र एव, तत्र एव का अर्थ लिखिए, ब्रह्मणि एव, ब्रह्मणि एव। आगे मूल में अज्ञान कल्पितम पद आया है, अज्ञान कल्पितम का अर्थ लिखिए, अज्ञानेन बराबर अविद्या कल्पितम, अज्ञानेन बराबर अविद्या कल्पितम, अर्थात अज्ञान अर्थात विद्या के द्वारा कल्पित है। कौन? संसारम, संसारम प्रपंचम, न पश्यसि किम, इतना बड़ा प्रपंच तुमको अविद्या के द्वारा कल्पित है, ब्रह्म में प्रतीत नहीं हो रहा है क्या? वो यदि सहा जा रहा है तब तो केवल साधकत्व प्रकल्पने, क्यों तुमको असह्यता हो रही है, बुरा लग रहा है, ठीक है ना, कल्पित मान लो। कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ कि प्रपंच अज्ञान कल्पित है, इस बात के लिए प्रमाण दिया, अर्थात प्रपंच कल्पित है। तो कल्पित प्रपंच का भेद भी ब्रह्म में कैसा होगा? फिर कल्पित होगा, अतः अद्वैत की हानि नहीं होगी, ये कहना कह दिया, होगा इतना। आगे चलिए, आगे क्या है? अतः एव विवरणे अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्तत्व विशेषणम, मिला? देखो भाई, अतः एव, अतः एव मतलब क्या? ध्यान दीजिए, कुछ लोग है कि नहीं, क्या कहते पता है? अभाव को कोई अतिरिक्त पदार्थ मानते ही नहीं है, अभाव को नहीं मानते। क्या है वो फिर? अभाव अधिकरण का ही एक परिणाम विशेष है। कौन? अभाव, अर्थ भाव से अतिरिक्त कोई अभाव नहीं है, ऐसा कहते हैं। किंतु अभाव स्वतंत्र रूप से माना गया है, ठीक है ना, नैयायिकों ने माना है, पूर्ण वेदांती सब लोगों ने माना है, ठीक है ना जी। तो देखिए, अतः एव, ये पंक्ति आई ना, तो उसके पूर्व में लिखिए अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, ननो अभावश्चतुर्विधः, अभावश्चतुर्विध, अभावश्चतुर्विध, इस बात को उद्धरण चिन्ह में लीजिए। अब देखिए, ननो अभावश्चतुर्विध इति अयम विभाग विचारः, अयम विभाग विचार तदा एव भवेत्, तदा एव भवेत् अर्धविराम, यदि अभावो नाम भावातिरिक्तः कश्चित् स्यात्, कश्चित् स्यात् अर्धविराम, स एव तु नास्ति,
स एव तु नास्ति। अर्धविराम। तस्य भावानतिरेकात्, तस्य भाव अनतिरेकात्, भावानतिरेकात् पूर्णविराम। अधिकरणस्य परिणाम विशेषः, अधिकरणस्य परिणाम विशेषः भावः अभावः, अधिकरणस्य परिणाम विशेषः अभावः इत्यर्थः। अतः अभाव विचारः, अभाव विचारः न एव उचितः इति आह, न एव उचितः इति अतः आह, इति अतः आह, अतएव इति। हो गया जी। चलिए अर्थ, मतलब अतएव इस पंक्ति के इत्यादि पंक्ति द्वारा क्या कहा जा रहा है, तो देखिए टिप्पणी अवतरणी का हुई ना। ननु आरंभ हुआ है पीछे से, अभाव चतुर्विध, चार प्रकार का क्या है अभाव। तो पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, अभाव चतुर्विध इति अयम विभाग विचार, इस प्रकार का विभाग का विचार तदाएव भवे, तब होगा यदि अभावो नाम भावातिरिक्त कश्चित् स्यात्। अभाव नाम का यदि कोई पदार्थ भाव पदार्थों से भिन्न रहता तब अभाव का विचार करना ठीक है। किंतु सएव नास्ति, मतलब भाव से अतिरिक्त कोई अभाव पदार्थ ही नहीं है, तो उसका विभाग कहाँ से होगा? ठीक है ना। सएव नास्ति, क्यों? तस्य भाव अनतिरेका, तस्य तस्य अभावस्य, अभावस्य भाव अनतिरेका, भाव पदार्थ से भिन्न कोई अभाव नहीं। अधिकरण का ही परिणाम विशेष होता है कौन? अभाव, ऐसा भी लोग बोलते हैं। अतः अभाव विभाग विचार न एव उचित, इसलिए अभाव के विभाग का विचार उचित नहीं है। ऐसी कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे कि नहीं, अभाव अतिरिक्त पदार्थ है, उसके लिए प्रमाण दे रहे, तभी तो अभाव विभाग का विचार करना उचित ही है। ये बात पंक्ति से अतः एव मिला। अतएव मतलब क्या भाई? अतएव का अर्थ लिखिए, अतएव भावातिरिक्तस्य अभावस्य, भावातिरिक्तस्य, भावातिरिक्तस्य अभावस्य, अभावस्य सद्भावात् एव इत्यर्थः। ठीक है जी। भाव से अतिरिक्त अभाव, अभाव से सद अभाव विद्यमान है, इसलिए तो विवरणकार ने भी अविद्या का अनुमान करते समय विशेषण के रूप में लिखा है, प्राग भाव व्यतिरिक्त ऐसा लिखा है। यदि अभाव नहीं होता तो इतने बड़े आचार्य विवरणाचार्य वे क्यों ऐसा लक्षण में पद निवेश करते प्राग भाव से भिन्न करके? अर्थात उन्होंने किया है, इसका मतलब वो भी एक प्रमाण बन गया। किसके लिए? भाव से अतिरिक्त कोई अभाव नाम का पदार्थ है। देखिए विवरणे, विवरण मतलब क्या? विवरण नाम का ग्रंथ किसका, किनका है वो? प्रकाशात्म मुनि का है। ठीक है ना। ब्रह्मसूत्र के ऊपर चतुसूत्री, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र की जी चतुसूत्री है, उसके ऊपर भाष्य, शांकर भाष्य, उस शांकर भाष्य के ऊपर पद्मपादाचार्य की टीका जिसका नाम है पंचपादिका, और उस पंचपादिका के ऊपर प्रकाशात्म मुनि के द्वारा विरचित ग्रंथ है विवरण नाम की टीका। उसी को अहंकार टीका भी कहते हैं। लग गया जी। जो भी कुछ हो, प्रकाशात्म मुनि का ग्रंथ है विवरण, उसमें अविद्या का अनुमान किया है उन्होंने, और उसमें लिखा है क्या? प्राग भाव व्यतिरिक्त ऐसा पद लिखा है। इससे भी सिद्ध होता है कि प्राग भाव पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लिखा है प्राग भाव व्यतिरिक्त। इसका मतलब प्राग भाव नाम का कोई पदार्थ है, अर्थात अभाव है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्त तत्व विशेषण, ये विशेषण दिया है। तो कौन अनुमान है भाई वो? तो अनुमान दिया है आपके संस्कृत टीका में ऊपर से तीसरी पंक्ति के बीच में तथा च मिला, तथा च अनुमान मिला। विवाद विवाद गोचरापन्नम प्रमाण ध्यानम
फिर आगे स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त आया कि नहीं, वो पद दिया है। व्यतिरिक्त स्वभाव विषय आवरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्पंतर पूर्वकम भवितुम अर्हति आदि करके जो भी कुछ हो है कि नहीं, किंतु उसमें पद आया है कौन सा, प्राग भाव व्यतिरिक्त। इससे सिद्ध होता है कि अभाव नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ होगा इतना। और एक प्रमाण दे रहे हैं, भाव से अतिरिक्त पदार्थ अभाव पदार्थ है, इस बात को बताने के लिए क्या, तत्व प्रदीपिकाया मिला अविद्या लक्षणे भावत्व विशेषणम च संगच्छते। तत्व प्रदीपिका नाम का ग्रंथ है, उसको दूसरा नाम है चित्सुकी। चित्सुकाचार्य के द्वारा रचित होने के कारण उस ग्रंथ का नाम हो गया क्या, चित्सुकी। वैसा मूलतः नाम है क्या, तत्व प्रदीपिका। शुकाचार्य ने लिखा हुआ ग्रंथ क्या, तत्व प्रदीपिका। उसको दूसरा नाम क्या है, चित्सुकी। लग गया कि नहीं। बृहद प्रस्थांत्र के अंदर आती ना, कौन कौन, अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धि, चित्सुकी, खंडन काद्य। अद्वैत सिद्धि किसकी है, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ के कर्ता कौन, मधुसूदन सरस्वती। ठीक है, चित्सुकी के कर्ता चित्सुकाचार्य, खंडन खाद्य ग्रंथ के कर्ता हर्ष मिश्रा। ठीक है जी, चलिए। तत्व प्रदीपिकायाम अविद्या लक्षण, उन्होंने अविद्या का लक्षण किया है और उसमें एक पद दिया है भावत्व। क्यों पद दिया है भावत्व, क्या भाव पर अतिव्याप्ति न हो इसलिए भावत्व विशेषण दिया है। यदि अभाव नाम का कोई पदार्थ भाव से अतिरिक्त नहीं होता तो अविद्या का लक्षण करते समय इतने बड़े आचार्य चित्सुकाचार्य वो क्यों भावत्व विशेषण देते, दिया है। इसका मतलब भाव से अतिरिक्त कोई अभाव नाम का पदार्थ है। लग गया जी, वही लिखा। अविद्या लक्षणे भावत्व विशेषणाम संगच्छते, है कि नहीं, सुसंपन्न हो जाता है। तो भावत्व अविद्या लक्षण है, तो क्या लक्षण किया है भाई अविद्या का, तो लक्षण लिख लीजिए। अज्ञान का लक्षण अर्थात विद्या का, अनादित्वे सती, अनादित्वे सती भाव रूपम, भाव रूपम विज्ञान निरस्यम, विज्ञान निरस्यम अज्ञानम, यह अज्ञान का लक्षण हुआ। विज्ञान निरस्यम अज्ञानम, तो लक्ष्य हुआ अंतिम का पद अज्ञानम, अज्ञान का लक्षण है। लक्षण क्या, अनादित्व सत्य, अनादि होता हुआ भावरूप होता हुआ विज्ञान के द्वारा जिसका निराश होता है, बाद होता है, उसको कहते हैं क्या, अज्ञान। लग गए पंक्ति। अब समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए इस लक्षण में भाव रूप में पद नहीं देंगे, लक्षण क्या बचेगा, अनादित्वे सती विज्ञान निरस्यम। हाँ, अनादि हो और विज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा निराश होने योग्य हो, तो लक्षण कर रहे किसका, अज्ञान का। लेकिन होगी अतिव्याप्ति, कहा अभाव रूप, ज्ञान के प्राग भाव में अतिव्याप्ति होगी। दिखाएंगे आगे क्या कहा, अतिव्याप्ति होगी ज्ञान के प्राग भाव में। आप ध्यान दीजिए, प्राग भाव को कैसा माना गया है, नहीं एकाधिको ने कैसा माना है, अनादि। प्राग भाव कैसा है, अनादि। तो अनादित्व सती पहला पद दिया कि नहीं, किसमें, प्राग भाव में। कौन सा प्राग भाव, ज्ञान का प्राग भाव। जैसे घट का प्राग भाव, पट का प्राग भाव, मट का प्राग भाव, वैसे ज्ञान का प्राग भाव। घट का प्राग भाव कब निवृत्त होता है, घट बनने पर। पट का प्राग भाव कब निवृत्त होता है, पट बनने पर। ज्ञान का प्राग भाव कब निवृत्त होगा, जब ज्ञान होगा। तो ज्ञान के द्वारा निरस्य है कि नहीं, कौन, ज्ञान का प्राग भाव। लक्षण कर रहे किसका, अज्ञान का। चला गया कहा, ज्ञान के प्राग भाव में। कौन सा लक्षण, अनादित्वे सती विज्ञान निरस्यम। तो ज्ञान का प्राग भाव अनादि है और ज्ञान के द्वारा निवृत्त होता है, क्योंकि जैसे घट होने पर घट का प्राग भाव निवृत्त होता है, ऐसा ज्ञान होने पर ज्ञान का प्राग भाव निवृत्त होता है। तो गया लक्षण, कहा गया लक्षण, ज्ञान के प्राग भाव में। उसमें अतिव्याप्ति न हो इसलिए पद दिया कौन, भाव रूपम। अब वो ज्ञान का प्राग भाव रूप है क्या, नहीं है, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी।
सिद्ध क्या हुआ इससे कि अभाव नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ है। चलिए वो जो लिखा ना आपने आज्ञान का लक्षण, उसके आगे थोड़ा लिखिए पूर्ण विराम देकर। अत्र मतलब उस आज्ञान के लक्षण में अत्र ज्ञान ज्ञान प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम, ज्ञान प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थम भाव रूप विशेषणम, भाव रूप विशेषणम अनर्थकम स्यात् यदि अभाव पदार्थ न स्यात्, अभाव पदार्थ न स्यात्, पूर्ण विराम, न च लक्षण घटकम भाव रूपम इति पदम, भाव रूपम इति पदम अनर्थकम, अनर्थकम, पूर्ण विराम। तस्मात् अभाव अपि अतिरिक्तः, अभाव अपि अतिरिक्तः अस्ति एव, अस्ति एव, अन्यथा अभाव व्यवहार विलोपः प्रसज्जेत, अभाव व्यवहार विलोपः प्रसज्जेत इति भाव। हो गया अर्थ? देखिए भाई, अत्र मतलब इस लक्षण में ज्ञान प्राग भाव व्यावृत्त्यर्थ मतलब ज्ञान के प्राग भाव पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए भाव रूप विशेषणम, भाव रूप विशेषण दिया है, वो अनर्थक हो जाएगा। कब? यदि अभाव अतिरिक्त न स्यात्, अभाव नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं होता, किंतु लक्षण घटक भाव पद अनर्थक नहीं है। इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? तस्मात् अभाव अपि अतिरिक्त अस्ति एव, अभाव नाम का अतिरिक्त पदार्थ है। और यदि नहीं मानेंगे तो अभाव व्यवहार ही लुप्त हो जाएगा। किंतु अभाव व्यवहार दुनिया में चलता है। अरे यार तुला दिल्यास तेरे पैसे, पण माझ्या खिशात आता अभाव आहे पैशाचा, अभाव व्यवहार हो रहा है कि नहीं? वो सब व्यवहार का क्या हो जाता? विलोप हो जाएगा। अभाव अतिरिक्त नहीं मानेंगे, इसका मतलब अतिरिक्त अभाव है, और यदि अभाव है तो अभाव का विभाग करना उचित ही है। जब टीका था कि नहीं, अभाव का विभाग करना उचित नहीं है, ऐसा किसने कहा था? पूर्व पक्ष ने। तो उसका खंडन कर दिया और अभाव अतिरिक्त है, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? चलिए, तत्व प्रदीपिकायाम है कि नहीं? अतएव यही लगाना पीछे से, अतएव तत्व प्रदीपिकायाम अविद्यालक्षणे भावत्व विशेषणम च संगच्छते। हो गया है कि नहीं? और पहले वाक्य में वैसा, पहला वाक्य वैसा, अतएव विवरणे अविद्यानुमाने प्राग भाव व्यतिरिक्त तत्व विशेषणम संगच्छते। अंतिम मिल गया कि नहीं? एक वाक्य पूरा हुआ, फिर दूसरा वाक्य कैसा पूरा होगा? अतएव तत्व प्रदीपिकायाम अविद्यालक्षणे भावत्व विशेषणम च संगच्छते। लग गया? एवं चतुर्विध अभावानाम योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति। लग गया? एवं, एवं, एवं का अर्थ लिखिए, एवं बराबर उक्त प्रकारेण, उक्त प्रकारेण, जो प्रकार अभी तक कहा पीछे उसके अनुसार, चतुर्विध अभावानाम, चार प्रकार का अभाव है, और उसका ग्रहण किससे होता है? योग्यानुपलब्धि नाम के स्वतंत्र प्रमाण से। योग्यानुपलब्ध्या प्रतीति, प्रतीति मतलब ज्ञान। आगे तत्र अनुपलब्धि मानांतर मिला। तत्र, तत्र मतलब तत्र का अर्थ लिखिए, तत्र बराबर अभावानुभवे,
तत्र बराबर अभावानुभवे, उस अभाव के अनुभव में अनुपलब्धि मानांतरम, अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण है, इस बात की सिद्धि हुई। क्योंकि इंद्रियादिक अभाव का ग्रहण करने के लिए प्रमाण मान नहीं सकते, इस बात को पहले कह चुके हैं। अतः स्वतंत्र प्रमाण है, अनुपलब्धि, इस बात की सिद्धि हुई। हो गया जी, यहाँ तक यह विचार पूरा हुआ। अब आगे दूसरा विषय चालू हो रहा है, प्रामाण्य स्वतः होता है कि परतः होता है इत्यादि, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।